स्वागत है कि आप आए हैं और विशेषकर मेरे को बहुत खुशी हो रही है आज के दिन कि कनाडा में हिंदी का मंच शुरू करने वाले और पौधा लगाने वाले डॉक्टर भारतेंद्र जी और त्रिपाठी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये संयोग की बात है कि दोनों आए, आप लोगों का बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में BN गोयल जी हैं, इनसे परिचय मेरा हुआ हिंदी टाइम्स में आदेश जी की कविता लगी। या आदेश जी को ट्रिनिडेड टोबैगो से जानते हैं, विदेशी सेवाओं में काम करते थे तब से, तो इन्होंने इस पर किया और ये बहुत अच्छे निबंध लिखते हैं, स्तरीय निबंध लिखते हैं और इनके हिंदी टाइम्स में लगे भी हैं। तो मुझे लगा कि ये उपयुक्त अवसर है कि इनको आमंत्रित किया जाए और इनसे कहा जाए कि अपने विचार लिखें, और इन्होंने लिखा है और आज ये भी पत्र पढ़ेंगे। और आज के प्रमुख हमारे जो मुख्य अतिथि थे, कुछ ऐसा सहयोग हुआ कि वो वहाँ नहीं पा रहे। वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के मिसिसागा कैंपस के प्रिंसिपल डॉक्टर दीप सेन ने, उनके किसी की मृत्यु हो गई एडमिंटन में, तो उनको जाना पड़ा, तो वो तो बस से बाहर की बात थी। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूँगा तारा वार्ष्णेय जी को कि वो सरस्वती वंदना पढ़ें और उसके बाद फिर हम कार्यक्रम शुरू करें। धन्यवाद। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझें, हम भी तो जानें, हम भी तो समझें, हम भी तो जानें, विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। धन्यवाद। और उससे संस्कृति सभ्यता के जो नए मार्ग इस देश में
सामाजिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए बना रही हैं, जो कि भारत में अलग हैं, यहाँ पे अलग हैं। तो उसके साथ जो समन्वय हम स्थापित कर रहे हैं, उसके ऊपर विचार विमर्श होना, उस बात को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी दिशा में ये पहले सेमिनार है, पहली संगोष्ठी है। तो सबसे पहले मैं सविता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आके अपना पत्र पढ़ें। धन्यवाद सुमन जी। आज की सभा में उपस्थित सभी अतिथिगण, डॉक्टर भारतेंदु जी, श्री श्याम त्रिपाठी जी और सभी अतिथिगण और मेरे भाई बहनों को सबको मेरा नमन। जैसा कि आज का विषय है सभ्यता, संस्कृति और बदलते परिप्रेक्ष्य, ये एक ऐसा विषय है, इतना व्यापक विषय है कि इसके ऊपर जितना भी लिखा जाए, बोला जाए और पढ़ा जाए वह कम है। इतनी किताबें इसके ऊपर लिखी गई हैं, लेकिन मैंने इसको अपने शब्दों में संक्षिप्त रूप में लिखने का प्रयास किया है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सभ्यता, संस्कृति के बदलते परिप्रेक्ष्य। जब हम सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं, सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि सभ्यता क्या है। जहाँ तक मैं समझ पाई, इसका अर्थ है अच्छा काम करना, जिससे समाज में रहने वाले प्राणी आपको सराहें और समय समय पर अपने कामों में हुई त्रुटियों को सुधारना सभ्य होने का एक लक्षण है। सभ्य होने का मतलब केवल अधिक कपड़े पहनना ही नहीं है। कपड़े तो मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं, प्रांत बदलने से और पर्यावरण के अनुसार कपड़ों का स्वरूप ही बदलता रहता है। बलिष्ठ व्यक्ति यदि किसी निर्बल को असभ्य कह दे तो वह निर्बल व्यक्ति असभ्य तो नहीं हो जाता। सभ्यता का अर्थ है अपने आप को समाज के दायरे में बंधे रहकर जीवन जीना और किसी को हानि न पहुंचाकर एक साथ चलना, एक दूसरे के विचारों को समझना और उनका आदर करना है। यहाँ मैं श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री को लिखे गए एक पत्र का उल्लेख करूँगी। अपने पत्र में वे लिखते हैं, सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान है मिलकर काम करना, और सबकी भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करना उससे भी अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे संस्कृति की। ऐसा माना जाता है कि सभ्यता बाहरी उपलब्धि है और संस्कृति आंतरिक। बाहरी सुख सुविधा के साधनों से मानव की संतुष्टि नहीं होती। वह जीवन में और कुछ करना चाहता है और कुछ अर्जित करना चाहता है, अपने जीवन में मंगल करना चाहता है। दया, प्रेम, सहानुभूति और सौंदर्य की चाह से ही संस्कृति का जन्म माना जाता है। श्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, संस्कृति की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती है, संस्कृति के लक्षण देखे जा सकते हैं। हर जाति अपनी संस्कृति को विशिष्ट मानती है। संस्कृति एक अनवरत मूल्य धारा है। यह जातियों के आत्मबोध से शुरू होती है और इस मुख्य धारा में अन्य धाराएं मिलती रहती हैं, उनका समन्वय होता रहता है। इसीलिए किसी जाति या देश की संस्कृति उसी मूल रूप में कभी नहीं रहती, अपितु समन्वय से वह और अधिक और संपन्न और व्यापक हो जाती है। संस्कृति स्वयं में पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती, मानवीय आवश्यकताएं उसके स्वरूप को बदलती रहती हैं। भारतीय संस्कृति की प्रस्तावना हमें इस श्लोक से भी मिल जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस समस्या को बताओ, अपनी उपलब्धियों का उत्सव मनाओ जो इस देश में हमने प्राप्त किए। अब मैं त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना पढ़ें। हमारे मनीषियों, विद्वानों और ज्ञान के भंडारों, मेरा हार्दिक नमस्कार है। शैलजा जी ने मुझे जब कहा कि ये विषय है तो उस विषय को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो बहुत वर्ष हुए भारत में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का एक लेख, निबंध हमें हमारे गुरुजी ने, कोई अध्यापक थे बरेली कॉलेज में, उन्होंने पढ़ाया था। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो उस लेख को पढ़ रहे थे और हमें 34 या 35 विद्यार्थी सुन रहे थे किताब के अंदर, लेकिन हमें उसमें ऐसे नहीं लग रहा था कि हमें कुछ समझ में आ रहा है।
वो इतना गंभीर विषय था। वो पुस्तक मेरे पास आज भी है। मैंने फिर उसको पुनः पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पहले ही वाक्य से हमारे कान खड़े हो जाते हैं। तो मुझे जब इन्होंने साहित्य और संस्कृति के, सभ्यता और संस्कृति के बारे में कहा, तो अध्यापक होने के नाते जीवन में, दैनिक जीवन में ये एक आपका टेलीफोन ही समझ लीजिए, माइक्रोफोन समझ लीजिए कि हर रोज़ हम टेलीफोन करते हैं। कई बार हम देखते हैं ये में सभ्यता और संस्कृति, तो ये बहुत अच्छी चीज़ मनुष्य ने प्रगति करके कितनी सभ्यता की एक बहुत बड़ी अमूल्य वस्तु हमें ईश्वर ने प्रदान की है या मनुष्य ने प्रदान की है। लेकिन जिस वक्त हम इसमें अपना मुंह खोलते हैं और एक विद्यार्थी को मैं टेलीफोन करता हूं कि वो कई हफ्ते से क्लास में नहीं आया, मैंने उससे पूछा, जॉन हाउ आर यू? तो जॉन कहता है, सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई कुड नॉट कम टू द क्लास, नेक्स्ट वीक आई बी अटेंडिंग। वही बात कि मैंने एक दूसरे विद्यार्थी को जो महीनों से इसको क्लास में नहीं आया था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जॉन हाउ आर यू? तो आप जानते हैं उसने उत्तर हमें क्या दिया, इतना सिविलाइज कल्चर्ड कि मुझे नशा आ गया, बेटर देन यू। अब आप सभ्यता और असभ्यता, संस्कृति और असंस्कृति दोनों में जो दूरी है वो आप समझ गए होंगे। बाकी साहब मुझे नहीं पता, इससे ज़्यादा स्पष्ट है। दोनों एक ही की संतानें हैं, दोनों की एक ही धाराएं हैं गंगा जमुना की तरह से, लेकिन एक का काम है अच्छा करना, जैसे कि, लेकिन जो संस्कृति है उसका कार्य है बेटर एंड द बेस्ट। सत्यम, शिवम, सुंदरम, उनका शब्दों का, तीनों का अर्थ हम जीवन भर पढ़ें, समझे, सोचे, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन हम इन तीनों चीज़ों को समझ जाएंगे तो हम संस्कृति का सच्चा मतलब समझ जाएंगे। एनीवे, मैं इधर उधर की बातों से दूर लेकर आपको एक छोटा सा लेख है, लेकिन पहले तो मैं इसमें चाहता कि मैं आपको 1-2 मिनट में 2-4 चीज़ें समझाऊँ, पढ़ूँगा। ये मेरा नहीं है, किसी को मैं चुरा कर लाया हूँ। क्योंकि इस विषय पर लिखने के लिए कम से कम 2-4 महीने चाहिए रिसर्च करना, लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही जो मुझे चाहिए था वही लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा नहीं, आप देखिए, स्पष्ट बात ये है कि हमारा काम पढ़ना भी अच्छे साहित्य को ढूंढने का। तो ये है, इसके लेखक हैं श्री हरीश कुमार शर्मा, ब्राह्मण है भाई। संस्कृति मानव जीवन का वो महत्वपूर्ण तत्व है जो उसे प्रकृति से संस्कृत रूप में लाता और विकृत होने से बचाता है। संस्कृति मनुष्य में मनुष्यत्व का विकास ही नहीं करती, उसके मनो मस्तिष्क में रंग राग का प्रकाश भी भरती है। सत्य का संधान संस्कृति का अभिष्ट है, शिव से जुड़ना उसका प्रयोजन है, सुंदर की प्रतीति एवं प्रस्तुति उसकी विशेषता है। समग्रता संस्कृति सत्यम, शिवम, सुंदरम का समन्वित रूप है। इसका स्वाभाविक संबंध श्रेष्ठ तत्व से उत्पत्ति है। जो श्रेष्ठ है वही तो सुंदर है, और जो शिव है वो शिवत्व में ही तो सौंदर्य है और श्रेष्ठता है। जब कहा जाता है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति, श्रेष्ठ साधनाएं जो हैं वो संस्कृति, उसमें बाबा रामदेव का काम है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि जब संस्कृति का संबंध स्वयं में उत्तम से जुड़ जाता है, जब संस्कृति को संसार द्वारा सुंदर समझी जाने वाली वस्तुओं के आनंद से संबंधित किया जाता है, तब संस्कृति की सौंदर्य तत्व से गहरी निकटता स्वतः प्रमाणित हो जाती है। इसी प्रकार जब बताया जाता है कि संस्कृति सामाजिक मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी वास्तविकता है। एक डॉक्टर दिनेश्वर जाट जी हुए हैं जो इला प्रसाद के पिताजी हैं,
तब उसके सत्संबंधित होने में शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। भारतीय धर्मात्म साधना दर्शन और संस्कृति के सत्य पक्ष के संधान से संबंधित है। कलाओं ने उसके मोहक एवं सुंदर पक्ष को संभाल और सजा करके रखा है तथा साहित्य ने शिवत्व पक्ष को प्रचारित और प्रसारित किया है। संस्कृति की जब बात चलती है तो सभ्यता शब्द भी तुरंत ही ध्यान में आ जाता है, जिसका कि संस्कृत से बहुत बड़ा सूक्ष्म शाही अंतर है। बहुधा तो ये लोग संस्कृति एवं सभ्यता शब्दों को समानार्थक और पर्यायवाची की तरह से प्रयोग करते हैं, और जबकि ये दोनों शब्द परस्पर अत्यंत निकट होते हुए भी बड़ा सूक्ष्म अर्थ भेद छिपाए हुए हैं। इस सूक्ष्म अर्थ भेद को स्पष्ट करने के लिए प्राय विद्वानों ने आत्मा एवं शरीर का उदाहरण दिया है बहुत सुंदरता के साथ। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि सभ्यता एवं संस्कृति का उपर्युक्त अंतर बाहर दोनों में भेद या पहचान दिखाते हुए भी आंतरिक रूप से कहीं न कहीं दोनों की गहरी निकटता भी प्रमाणित करता है। वो बाहर से अलग है, अंदर से अलग है, लेकिन फिर भी उनमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है। इसी भांति भीतरी सांस्कृतिक समृद्धि के बावजूद यदि कोई व्यक्ति बाह्य जगत में विपरीत क्रियाकलाप या आचरण प्रकट करता है तो उसके सुसंकृत होने का कोई अर्थ नहीं है। यदि बाहरी तौर पर सभ्यता के सारे उपादानों से सज्जित होने पर भी कोई व्यक्ति अंदर से विपन्न होता है, खोखला है, रिक्त है, तो उसकी बाह्य सज्जा की कली खुलने तथा सभ्यता का ढिंढोरा पिटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। चरण चोंच लोचन रंग लेने तथा हंस की चाल चल देने से कौआ जो है वो या बगला जो है वो हंस। ऐसे ही सभ्य सज्जा कर लेने पर भी यह सभ्यता छिप नहीं पाती, कुछ ही देर में सिर चढ़कर बोलने लगती है। अतः ये ध्यान में रखा जाना जरूरी है कि सभ्यता और संस्कृति में कोई बहुत भारी अंतर नहीं है, साथ ही वे दोनों एक ही हैं, परस्पर पूरक अवश्य है, कॉम्प्लीमेंट्री। सभ्यता और संस्कृति में अंतर वस्तुतः उन्नति और उत्तमता का है। जब तक दोनों शब्दों के सूक्ष्म अंतर को नहीं समझा जाता, सभ्यता और संस्कृति के सूक्ष्म भेद को पकड़ना भी मुश्किल है। सभ्यता जीवन का उन्नत रूप है और संस्कृति का उत्तम रूप। सभ्यता इज प्रोग्रेस, उन्नति, और संस्कृति उत्तम, द बेटरमेंट। मनुष्य को कदम कदम पर उन्नति की ओर ले जाना सभ्यता का काम है और उसे उत्तम से जोड़ना या जोड़े रखना संस्कृति का काम है। आवश्यक नहीं है कि जो उन्नत है वो उत्तम भी हो। उन्नति की दौड़ में उत्तमता का ध्यान भी कभी कभी छूट जाता है। पश्चिमी, मैं माइक के पास आऊँ जरा, वैसे सुनाई हमारी आवाज़, कोई कष्ट नहीं हो रहा होगा क्योंकि स्कूल में इतने बच्चे तो क्लास में जैसा होता है मालूम। चीज़ में किसी का को उद्धृत करें या किसी पुस्तक से कोई अंश लें तो उसका वहाँ पर संदर्भ लिखना बहुत आवश्यक होता है। उसके ऊपर आप विवेचना कर सकते हैं, अपने तर्क दे सकते हैं, पर मूल शब्द हैं उनको मत बदलें और उसका ज़रूर लिखें कि किसके लिखे गए हैं, और वो आपकी विद्वत्ता को दर्शाता है कि इस व्यक्ति ने कितना पढ़ा। मुझे उदाहरण याद आती है अमृत उपन्यास अपने जसवीरकार रवि जी का। शुरू से लेकर अंत तक उन्हें दुनिया भर के दार्शनिकों के उद्धरण देते हुए नायक ने कहानी को आगे बढ़ाया। दूसरी बात जो बार बार आ रही है, जीवन के मूल्यों की संस्कृति वही चलती है जिसके सार्वभौमिक मंगल के जिसके जीवन मूल्य रहते हैं। छोटी सी उदाहरण है ग्रीक सिविलाइजेशन की, ग्रीक सभ्यता की। एथेंस ने हमें गणतंत्रवाद दिया और दूसरी तरफ उनके पड़ोसी स्पार्टा, जहाँ पे निर्बल बच्चों को मार दिया जाता था, पूरा युद्ध के आधारित सभ्यता और संस्कृति थी, वो ख़त्म हो गए। तो सार्वभौमिक मंगल की कामना करने वाले जीवन मूल्यों की संस्कृति और सभ्यता जीवित रहती है।
मैं आमंत्रित करूंगा आशा बर्मन जी को। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ कई वक्ताओं से सभ्यता और संस्कृति के विषय में विशद विवेचना सुनी और सभ्यता संस्कृति के परस्पर क्या संबंध है और क्या अंतर है इसका भी वर्णन सुना और अच्छी तरह हम लोग इस विषय से परिचित हो गए हैं। तो इस विषय में मैं बहुत कम बोलना चाहूँगी, जो लिखा है वो भी नहीं। और मेरा असल में जो हमारा विषय है कि संस्कृति और सभ्यता के बदलते परिप्रेक्ष्य, इसमें मैंने एक विशेष अंग को चुना है संस्कृति के, और वो है भाषा, इस विशेषकर हिंदी भाषा। उसी पर मैं विवेचना करना चाहूँगी। संस्कृति शब्द का अर्थ जैसा आपने सुना कि संस्कार या संशोधन है। किसी भी देश या जाति के रहन सहन की विधियाँ, विचार, परंपराएं दृढ़तर होते रहने से उस देश या जाति के वे संस्कार बन जाते हैं। ये संस्कार दूसरे देशों में जाने से कुछ परिवर्तित तो अवश्य हो जाते हैं, लेकिन अनुकूल वातावरण होने पर वे फिर से उभरने लगते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण है कि भारतीय लोग जब विदेश में कई वर्ष तक रहते हैं तो अनुकूल वातावरण पाने पर उनके भारतीय संस्कार पहले से भी अधिक रूप में जागृत हो जाते हैं। उनका रहन सहन, खान पान, संगीत, साहित्य, दर्शन, इन सभी विषयों में उनकी रुचि एक सीमा तक भारतीयता से ओतप्रोत रहती है। और आज हम भारतीय लोग कनाडा में बैठे हिंदी की गोष्ठी कर रहे हैं और इतने भारतीय संस्कृति की विवेचना कर रहे हैं, इससे अच्छा उदाहरण और क्या होगा। यदि संस्कृति का अर्थ है संशोधन, तो संस्कृति शब्द में ही परिवर्तन निहित है, क्योंकि बदलना है वहाँ पर। तो वैसे भी मानव जीवन तो परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होता ही रहता है। आज जिस संस्कृति के जिस पक्ष की परिवर्तन की मैं विवेचना करूँगी वह है भाषा। भाषा है क्या? भाषा संस्कृति का एक विशेष अंग है। भाषा किसी देश की संस्कृति और संवेदनाओं की संवाहिका है। भाषा में ही देश, परंपरा और मनुष्य सांस लेता है, और उसी में हमारे पूर्वजों की आत्मा है। सूर, तुलसी, कबीर, जब हम उनकी कविताएं पढ़ते हैं तो उस समय के समाज की सोच, संस्कार, वातावरण सब हमारे सामने स्पष्ट होने लगता है। जिस प्रकार भाषा की बनावट में किसी भी संस्कृति की बनावट में भाषा का योगदान है, उसी प्रकार भाषा की बनावट में किसी भी देश की संस्कृति, रहन सहन, जलवायु सभी का प्रभाव रहता है। भारत एक गर्म देश है, अतः हृदय को शीतल करना एक मुहावरा है। और अंग्रेज़ों का देश ठंडा है, इसीलिए वार्म रिसेप्शन, कोल्ड ट्रीटमेंट जैसी अभिव्यक्तियाँ अंग्रेजी भाषा में है। हमारी मातृभाषा है हिंदी, भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक श्री निर्मल वर्मा के अनुसार हिंदी मेरे लिए केवल एक भाषा ही नहीं, बल्कि इससे कहीं बढ़कर वह मेरी सांस्कृतिक विरासत की एक अलौकिक निधि है, जिससे मैंने भारतीय होने की पहचान अर्जित की है। आज हिंदी राइटर्स गिल्ड में मैंने भाषा का विषय क्यों चुना? क्योंकि मुझे अपनी भाषा से बहुत प्यार है। और मुझे प्रायः मैथिली शरण गुप्त की वो कविता की 4 पंक्तियाँ याद आती हैं। मेरी भाषा में तोते भी राम नाम जब कहते हैं, मेरी रोम रोम से मानो सुधा स्रोत से बहते हैं। जो कुछ भी छूट जाए मैं अपनी भाषा कभी न छोड़ूंगा, वो मेरी माता है, उससे नाता कैसे तोड़ूंगा। यह उल्लेखनीय है कि आधुनिक हिंदी में जो खड़ी बोली का रचा साहित्य है वह मात्र 150 वर्ष पुराना ही है। श्री निर्मल वर्मा के अनुसार मैथिली शरण गुप्त से लेकर निराला तक लेखकों को अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्ति देने के लिए अपनी काव्यात्मक भाषा स्वयं गढ़नी पड़ी थी। बंगला या मराठी लेखकों की तरह उन्हें यह बनी बनाई परंपरा विरासत में नहीं मिली थी। आश्चर्य है, इतने कम समय में 150 वर्षों में हिंदी ने इतनी मंजिलें कैसे पार कर ली। वर्मा जी ने यह भी कहा कि यह देखकर दुख होता है कि जो हिंदी भाषा एक समय में भारत की स्वाधीन चेतना का प्रतिनिधित्व करती थी, स्वतंत्रता के मात्र 60-65 वर्षों में ही वह अपने को
गहरी हीन भावना से ग्रस्त उपेक्षित स्थिति में पाती है। आज हमारे विश्वविद्यालयों में, शिक्षा संस्थानों में तथा सामाजिक कार्यकलापों में हिंदी की भाषा जैसे उपेक्षित सी लगती है। धर्मयुग, सारिका, माधुरी और बच्चों की पत्रिका पराग, जिसको पढ़ के हम लोग बचपन में कितना आनंद की अनुभूति होती थी, वे सब पत्रिकाएं कहाँ गई? वे सब लुप्त हो गई हैं भारत से। ये बहुत बहुत दुख की बात है। हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार श्री राजेंद्र अवस्थी के शब्दों में, हमारे देश में बिना हिंदी के काम चल सकता है, बल्कि अंग्रेजी के बिना बिल्कुल नहीं चल सकता। दूसरे देशों में बिना अंग्रेजी के काम धड़ल्ले से चलता है और अपनी भाषा से काम चलाने पर उन्हें गर्व महसूस होता है। यह गर्व हमारे देश में पता नहीं कब महसूस किया जाएगा। हिंदी भाषा के जो स्वरूप बदला है उसके बारे में कुछ विचार है। गंगा जब गंगोत्री से निकलती है तो वह पूर्णतया शुद्ध होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी तक आते आते न जाने कितने नाले, कितनी नदियाँ गंगा में शामिल होती है, लेकिन रहती वो गंगा ही है। निरंतर परिवर्तित, आसपास से बहुत कुछ अपने में समेटती हुई पर वो गंगा ही रहती है। उसी प्रकार हिंदी भाषा ने भी गंगा की भांति अन्य भाषाओं के शब्दों को यथा समय आवश्यकता अनुसार अपने में समाहित किया है। इससे वह समृद्ध भी हुई है, पर है वो हमारी हिंदी ही। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात सभी प्रांतों में हिंदी बोली जाती है। हर प्रदेश में स्थानीय भाषा के कई शब्द और उनके उच्चारण हिंदी में शामिल हो गए हैं, लेकिन वह कुछ दूसरे रूप में प्रयुक्त हो गए हैं, पर उससे हिंदी भाषा बिगड़ी नहीं है और भी अधिक समृद्ध हो गई है। किसी भी भाषा के विकसित होते रहने का ये एक सहज और सरल उपाय है। कबीरदास जी ने भी कहीं लिखा है कि भाषा जो है एक बहता नीर है, जो कि बहुत सहज और प्रवाहमय है। किंतु आज हम जब ये देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व हिंदी पर छा गया है तो कष्ट होता है। इतना प्रभुत्व क्या उचित है? अंग्रेजी के कई ऐसे शब्द हैं जिनके पर्याय हिंदी में नहीं है, उन्हें हिंदी में लेना कतई गलत नहीं, जैसे कि फ़ोन या चेक इत्यादि। लेकिन हिंदी में अंग्रेजी शब्दों को एक फैशन की तरह अथवा अपने ज्ञानवान होने का प्रमाण देने के लिए अगर अपनाया जाए तो ये सर्वथा अनुचित है। श्री विश्वनाथ सचदेव जी के लेख मैंने पढ़े, उसमें बहुत विशद विवेचना की इस विषय पर। उन्होंने बहुत अच्छा तर्क दिया है कि अंग्रेजी ने भी हिंदी से शब्द तो लिए हैं, परंतु जैसे लिया है जंगल, पैजामा इत्यादि, ये शब्द उनके शब्दकोश में भी हैं, परंतु जब एक अंग्रेज जंगल शब्द का प्रयोग करता है तो उसका बहुवचन करता है जंगलों, जंगल्स करता है, जंगलों नहीं करता है। तो शब्द हिंदी का है पर व्याकरण अंग्रेजी का है। इससे अंग्रेजी की मूल प्रकृति नहीं बदलती, पर हमारी हिंदी के जो तथाकथित शिक्षित वर्ग हैं अंग्रेजी को इस तरह कदर ठूसना चाहते हैं कि हिंदी का चरित्र ही बदल जाए। इससे तो बचना ही चाहिए। जैसे हिंदी में चेयर का प्रयोग लोग करते हैं, तो चेयर का बहुवचन अंग्रेजी में होगा चेयर्स, तो ये हिंदी में बोलेंगे चेयर्स को रख दो। हम लोगों को बोला चाहिए इन चेयरों को उठा कर रख दो। अच्छा, इस विषय में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बंगला में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बंगला भाषा मेरे बहुत निकट की भाषा है। मैं बंगाल से हूँ और बंगला साहित्य पढ़ा है और मैं बोलती भी हूँ। तो बंगला में हमेशा बोलेंगे चेयर बोलते और बहुवचन में बोलेंगे चेयर गुलों के शोरिये दाओ, मतलब चेयरों को चेयर गुलों कहते हैं बंगाली हिसाब से व्याकरण लगाकर। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वही टिकट, चेक, फ़ोन इत्यादि शब्दों को हिंदी का मान ही लिया गया है। पर यदि हम ये लिखें कि सारे व्हीकल्स लेफ्ट टर्न लेकर सारे रोड को ब्लॉक कर देते हैं, ये तो बिल्कुल भी अनुचित है। ये तो हमारी हिंदी पर अंग्रेजी को लादना ही तो हुआ। और हम आम हिंदी के समाचार पत्रों में, कहानियों में देखते हैं प्रधानमंत्री को पीएम, उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट और संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। तो क्या यह आवश्यक है? बिल्कुल नहीं। अपने निजी अनुभव के आधार पर मैं कुछ और बातें कहना चाहूँगी। बंगाल प्रदेश में बड़ी हुई हूँ और बंगला भाषा से परिचित हूँ, और दूरदर्शन में उनके जो समाचार होते हैं और उनके जो नाटक, सीरियल होते हैं वो भी मैं देखती रहती हूँ। उनमें वे कम से कम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं।
नाटकों में जहाँ पात्र के व्यवहार के अनुसार आवश्यक हो वहाँ तो करते हैं, जैसे कि कोई टीनेजर लड़की हो, लेकिन हर समय अंग्रेजी लाते नहीं है वे। जैसे बांग्ला भाषा में सूर्य, ज्योत्सना, स्नान, हठात, दुर्दांत, भीषण, वेदना, यंत्रणा, समस्या, ये शब्द उनकी बोलचाल की भाषा में है। जो कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोग, वो लोग भी ये शब्द मैंने रोज़मर्रा के में व्यवहार लाते हैं। और जैसे प्रॉब्लम के लिए वो हमेशा समस्या शब्द का प्रयोग करते हैं। तो और भी एक बात है, मैंने बांग्ला सीरियल देखते समय मैंने कई शब्दों पर ध्यान दिया है। एक शब्द अंग्रेज़ी में हम लोग बहुत सुनते हैं ऑफिसेज में, जैसे हम लोग बोलते हैं एज सुन एज पॉसिबल, तो इसका इन्होंने इतना सुंदर शब्द कहा, द्रुत संभव। इसमें पूरा भाव निहित है, द्रुत संभव। उसी तरह करेंट अकाउंट के लिए लोग बोलते हैं चलती खाता। ये सब सरल सरल शब्द हम लोग क्यों नहीं व्यवहार में लाते हैं? तो प्रॉब्लम के लिए सब हमेशा समस्या शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं सोचती हूँ कि हम हिंदी भाषा ऐसा क्यों नहीं कर पाते? हम क्यों ना बांग्ला या अन्य भारतीय भाषाओं से ऐसे शब्दों को ग्रहण करके अपनी भाषा को समृद्धशाली बनाएं। और जब भी मैं कलकत्ते जाती हूँ, मेरी दृष्टि में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये आती है कि वहाँ पर रास्ते में जो साइन बोर्ड होते हैं दुकानों में या बिल बोर्ड, उसमें हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला तीनों भाषाओं का प्रयोग होता है। तो मैं हमेशा ध्यान देती हूँ और आश्चर्य होता है कि अंग्रेज़ी और बांग्ला इन भाषाओं के लिखने में, लेखन में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है, लेकिन दुख की बात है हिंदी में इतनी गलती होती है। और हमेशा रास्ते में चलते हुए मैं अपने पतिदेव को हमेशा बोलती, अरे छोटी की मात्रा होनी चाहिए, ये क्या लिखा है? और इवन दूरदर्शन में सूचना में छोटी ऊ की मात्रा, वो मात्राओं को लेकर मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है कि अभी उन लोग वही प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो उन लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन हो? माने वो चलता जा रहा है और दिन पर दिन बिगड़ रहा है, उन्नति का कोई स्थान ही नहीं है। जैसे भारत की नई पीढ़ी अधिकतर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रही है और भारतवर्ष, अतः हिंदी साहित्य भारतवर्ष में पढ़ने समझने वाले लोग भी अब अपेक्षाकृत कम हो गए हैं। तो और ये सत्य है कि भारतीय एक बहुत बड़ा, आप लोग सब इससे परिचित होंगे कि ये सत्य है कि भारतीय हिंदी चलचित्रों ने हिंदी के प्रचार व प्रसार में सारे विश्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सराहनीय कार्य किया है। भारत के विभिन्न प्रांतों में मैंने देखा है, दक्षिण में भी और फिर बंगाल में भी जो नई पीढ़ी है बहुत अच्छी हिंदी बोलने लगी है पहले की अपेक्षा, कारण बॉलीवुड मूवीज, ये बात तो सच है। लेकिन उन्हीं हिंदी चलचित्र के नायक नायिकाओं का जब आप दूरदर्शन पे साक्षात्कार देखते हैं, तब आप देखिए उनकी भाषा, 2 वाक्यों से अधिक तो जैसे हिंदी बोल ही नहीं सकते, क्या बोलना चाहते ही नहीं। और नासिका और अनुस्वार का मुझे अभी तक याद है। और आज भी जब हिंदी टाइम्स का जो पेपर आता है, तो जहाँ तक संभव होता है मैं वो सुधार करता हूँ। भाषा में दूसरे शब्दों के आने से, दूसरी भाषाओं के शब्द आने से समृद्धता बढ़ती है। मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाती है, भारत के में हिंदी का मात्राओं का बदल गया है और समाचार पत्र जो हैं वो भी गलत लिखना शुरू कर चुके हैं। और सबसे दुख की बात है कि अब जो हिंदी के शब्दकोश हैं, उन्होंने दोनों अपभ्रंश को भी मान लिया है। श्रद्धांजलि, आपने शैलजा जी से बात हुई थी कि इनका फोन आया, कहने लगे सुमन जी कन्फ्यूज़न है कि छोटी मात्रा है बड़ी, और शब्दकोश में दोनों से ही लिखी है। तो बात को आगे बढ़ाते हुए गोयल साहब, आप आमंत्रित हैं, आप बैठ के पढ़ेंगे। विशेष रूप से धन्यवाद जिन्होंने मेरी दुखती रख पे मेरा विषय यही है, और ये एक बड़ा शाश्वत दुख है मेरे साथ, सनातन धर्म से चला रहा कि किस तरह से इस भाषा का कितना विकार, भाषा में कितना विकार आ गया। तो सभी विद्वजनों को और सभी विदेशियों को मेरा नमस्कार। और मैं अपनी बात कहता हूँ, कुछ काफ़ी बातें तो कही जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनको मैं अपने शब्दों में कहने की कोशिश करूँगा। परिभाषाएं बहुत हो चुकी हैं और होती रही हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं सभ्यता और संस्कृति की। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी का बड़ा मोटा ग्रंथ है। हमारे राहुल शंकरत्यायन जी ने वोल्गा से गंगा तक
संस्कृति की एक अलग परिभाषा दी है। बहुत सारी बातें हैं सभ्यता और इनकी परिभाषा देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर कहूँगा, एक परिभाषा मुझे अच्छी लगी। एक हमारे यहाँ डॉक्टर वाल्मीकि प्रसाद सिंह थे, अभी थोड़े दिन पहले 3-4 साल पहले उनकी डेथ हो गई है। वो सांस्कृतिक सचिव थे, IAS अफसर थे। वो संस्कृति के ऊपर उन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी। तो उनका जैसे आपने आशा बहन जी ने भाषा का जिक्र किया, उसमें भाषा का जिक्र किया और मैं उस पर भाषा पर ही काम करता लिखता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। वो एक स्थान पर लिखते हैं कि संस्कृति आपकी पावर है, आपकी शक्ति है। कल्चर इज योर पावर। इसकी अभिव्यक्ति भाषा, कला, दर्शन, धर्म, शिक्षा, रेडियो, TV, समाचार आदि के अलावा ज्ञान, विज्ञान, रस्म रिवाज और सामाजिक प्रथाओं के माध्यम से होती है। आपकी संस्कृति के उन्होंने बहुत सारे आयाम दिए हैं, बहुत सारे अंग दिए हैं कि ये भाषा भी एक है, कला भी है। संस्कृति मात्र संगीत, नृत्य, नाटक नहीं है, बहुत कुछ है। ये बात सही है कि बदलाव आता है, बहुत धीरे धीरे बदलाव आता है। सभ्यता में शायद बहुत तेजी से बदलाव आता है। सभ्यता क्या है कि समाज में रहने के लिए जिन भौतिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े, भोजन, वाहन, ये सब सभ्यता के अंतर्गत आ जाते हैं। और काफ़ी कुछ इस बारे में बात हो चुकी है, लेकिन मैं उससे उदाहरण दे रहा हूँ, परिभाषा तो नहीं दे रहा हूँ, परिभाषा अपने आप आ जाएगी। मैं 2 ग्रंथों से उदाहरण देता हूँ। अभी चर्चा की अतिथि देवो भव की आपने, हमारे तैत्तिरीय उपनिषद से है ये। तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरे सूक्त में कहा गया है, ऋषि जब या गुरु जी अपने शिष्य को देते हैं, इसको आप यहाँ पर अंग्रेजी में ग्रेजुएशन सेरेमनी कहते हैं, वहाँ दीक्षांत समारोह कहते हैं। वो एक एक शिष्य को कहते हैं, अब तुम पढ़ लिख चुके, अब दुनिया में जाओ, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करो और अपना काम करो। तो गुरु पहला सूत्र देते हैं कि मातृ देव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। 4 शब्द लिए उन्होंने, और प्रायोरिटी भी, प्राथमिकता भी उसी तरह से है। माता, पिता, गुरु और अतिथि, इनके अंदर पूरा परिवार है, पूरा समाज है। वो कहते हैं इन चारों को देव स्वरूप मानो। मातृ देव भव, आपके देव स्वरूप हैं। पितृदेव भव, पिता आपके समान है देव के, और गुरु भी आपके देव के समान है, और अतिथि भी। ये चारों में परिवार है। ये परिवार जो है, आप इसको सही रखें, इसको आगे सम्मान करें, इसको आगे बढ़ाएं। ये दूसरा सूक्त है, जबकि पहला सूक्त क्या था? सत्यम वद धर्मम च। तैत्तिरीय उपनिषद में ही वो कहते हैं सत्यम वद धर्मम च, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। सत्य कैसा बोलो? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो, लेकिन कड़वा सच मत बोलो। आगे कहते हैं धर्मम च। धर्म क्या है? हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं होता है। धर्म था आचरण, आपका कोड ऑफ कंडक्ट, उसका आचरण करो, तब आप अच्छे नागरिक बन सकोगे। ये ऋषि अपने शिष्य को कहते हैं। ये मैंने इस तरह से उदाहरण दिया है कि ये इसमें आपकी संस्कृति झलकती है। कठोपनिषद में नचिकेता यमराज का संवाद है। पिता ने गुस्से में कह दिया, निकल जाओ, चले जाओ, यमराज के पास भेज दूंगा। पहुंच गए यमराज के यहाँ, भूखे पैसे बैठे रहे उनके घर पर, क्योंकि यमराज गायब थे 3 दिन से। 3 दिन बाद लौट कर आते हैं, देखते हैं भूखा पैसा बच्चा बैठा है, 16-17 साल का बच्चा। उससे कहा, भाई कैसे है? कि मेरे पिता ने कहा कि जाओ तुम्हारे पास। क्यों? कि मैं जानना चाहता हूँ मेरे पिता ने मुझे दान क्यों नहीं दिया। किसको दान देंगे? कि यमराज को। क्योंकि पिताजी जो काम कर रहे थे वो उनकी अपनी नीति के अनुकूल नहीं था। पिताजी पढ़ाते थे, दान दो, यज्ञ करो, यज्ञ करने के बाद दान दो, और ये दो। और दान देने में उन्होंने क्या किया? बूढ़ी लूली लंगड़ी गाय को दे दिया दान में। किसको दे? हटाओ, जो कुछ हो रहा है। तो पिताजी जो थे मेरे, मैंने उनसे पूछा कि वो कहते हैं जो अपनी प्रिय वस्तु उसको दान देना चाहिए। तो उनकी प्रिय वस्तु में हूँ, उनका बेटा हूँ, गुरु भी है मेरे। मैंने यही पूछा था, पिताजी आप मुझे किसे दान देंगे? 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, 4 बार, जब 5 बार पूछा, उन्होंने कह दिया यमराज को दूंगा। मैं यमराज के पास आ गया। अब मुझे बताओ, यमराज ने बड़ी कोशिश करी, उसको समझाया, प्रलोभन दिए, लोभ दिए, वरदान दिए, उस सब कुछ ले ले, लेकिन मेरा बेटा छोड़। उसने कहा, भाई नहीं, कैसे छोड़ दूँ? मेरे पिताजी ने कहा, आपके पास तो आना ही रहना, तो मुझे आत्म तत्व का ज्ञान दो। आत्म तत्व का ज्ञान लिए बगैर वहाँ से हिला नहीं। तीसरा एक उदाहरण और आता है मेरे सामने। श्वेत उपनिषद में कहा गया है, हम शांति पाठ की बात करते हैं। शांति पाठ है, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नाम धीतमस्तु मां विद्विषावहै। ऋषि और शिष्य
गुरु और शिष्य दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं भगवान से, ओम सहनावतु, साथ बैठकर खाएं पिए, साथ बैठकर भरण पोषण करें, साथ बैठकर अध्ययन करें, साथ बैठकर बलशाली बने और साथ बैठ कर के बड़े हों और समाज और देश की सेवा करें, किसी के प्रति राग द्वेष न रखें। ये एक शिक्षा है। तो ये इन शिक्षाओं में 3 उपनिषद के उदाहरण दिए मैंने। इसमें आपकी संस्कृति का पूरा दिग्दर्शन है। मैं अपने घर से देता हूँ एक उदाहरण। मेरे पिताजी ने समझाया था, जब सुबह उठते हैं धरती को प्रणाम करना चाहिए। आदत बनी है, आदत में समा रखें। जब सुबह उठते हैं धरती, अब तो हम फ्लैटों में रहते हैं, लेकिन ये धरती है जो हमारा बोझ सहन करती है, इसको हम धरती माता कहते हैं। तो वहाँ हम करते हैं कराग्रे वस्ति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य तू गोविंदे प्रभाते कर दर्शन। अपने हाथ का दर्शन करो। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, ये आपकी उंगलियां हैं, इनमें से निकल जाती है। कराग्रे, इसके अगले हाथ में लक्ष्मी है। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, जहाँ पर आपकी सरस्वती है जो आपकी गंठ में है। और कर मूल्य तू गोविंदा, भगवान यही है सब कुछ मूल में। तो प्रभाते कर दर्शन, प्रभात में सुबह। तो ये मुझे सिखाया था उन्होंने कि बचपन में कैसा करते बेटा, ये मेरे दिमाग में पड़ी रहेगी। एक और उदाहरण देता हूँ, मैं अपने घर से दे रहा हूँ। हमारे पिताजी खाना खाते थे एक थाली में, पत्नी बैठी है खाना परोसती थी। एक उनकी थाली में जो आ जाएगा वो लेंगे, दूसरी चीज़ नहीं लेंगे, कभी मांगेंगे नहीं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा उनकी थाली में रोटी तो मैं लूँगी। लेकिन वो 5 ग्रास निकालते थे शुरू में, कौवे का, गाय का, कुत्ते का, और भी 5 ग्रास निकाल दिए। वो जो ग्रास निकालते थे वो किस लिए निकालते थे कि एक पर्यावरण की दृष्टि से कह लो, पर हमारी वो कल्चर, हमारी सभ्यता या हमारी संस्कृति का हिस्सा बना हुआ है। आज मैं विदेश में रहूँ, कनाडा में रहूँ, उतना हिस्सा ग्रास तो नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि अब तो गैस आ गई। गैस के नाम से याद है अग्नि की बात नहीं। सबसे पहली रोटी अग्नि के नाम की बनेगी, अग्नि को समर्पित होगी। तो ये संस्कृति के कुछ प्रतिमान हैं। मैं उदाहरण परिभाषा नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि मैं जब देखता हूँ कि ये वास्तव में संस्कृति की ही बातें हैं। ये जीवन परिभाषा है, इनको आप देख सकते हैं। इसमें आंतरिक शुद्धता की बात है, मन की बात है, आचरण है आपका, संयम और नियम का महत्व है अपने। और ये जो कुछ भी उपनिषदों में शिष्य को गुरु कह रहे हैं वो उस शिष्य के लिए नहीं है, वो पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए है। तो ऐसा लगेगा कि भाई हमें एक शिक्षा मिली, आप उसमें आगे चलकर देखें तो आपका जीवन वैसा ही बनेगा। अभी तक जो मैंने बात की उसमें कोई ऐसी बात नहीं जो असंभव सी बात हो। आज की उदाहरण लेता हूँ मैं, आज के संदर्भ में। अब हम कहाँ आ गए हैं, बदलाव की बात करें। सभ्यता संस्कृति की परिभाषा नहीं दे रहा हूँ, बदले हुए परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ। आप तो कनाडा में रहते हैं, आशा बहन जी भाषा की बात भी करूँगा। लेकिन अभी रिसेंटली इसी 18 अगस्त को पिछले दिनों न्यूयॉर्क का अखबार निकलता है वॉल स्ट्रीट जर्नल। उस जर्नल में एक सर्वे छपा है। कॉरेस्पोंडेंट ने दिल्ली की संभ्रांत मोहल्लों का, ग्रेटर कैलाश वगैरह का सर्वे किया। उस सर्वे में उन्होंने कुछ देखा, लिखा। कोई नई बात नहीं है, सब आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन चूंकि उन्होंने नथी कर दिया, लिख दिया, अखबार में लिखा है, तो इसलिए कोट कर रहा हूँ। उन्होंने क्या देखा, एक दृश्य ऐसा है, केस स्टडी है। 30 वर्ष की महिला है, काम करती है, 2 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, सुख सुविधाएं हैं, मकान है बड़ा सारा, ग्रेटर क्लास में रहती हैं। लेकिन क्या है कि वो बड़ी निराश थी। क्यों? जीवन में निरसता है, खोखलापन है। क्यों भी खोखलापन है? ये कॉरेस्पोंडेंट ने काफ़ी प्रूव करने की कोशिश की, काफ़ी जानने की कोशिश की, उन्होंने नहीं बताया कि खोखलापन है, उस मन नहीं लगता। शादी कर ली कि नहीं की, क्यों नहीं की, नहीं बता सकते क्यों नहीं की। एक केस स्टडी और है, एक केस और है। 4-5 बच्चे, युवक युवतियाँ होटल में बैठे हैं, पार्टी चल रही है। वो कहते पार्टी ख़त्म हुई है। पार्टी खत्म होने के बाद बिल आता है। उनमें से किसी ने बिल पेमेंट करना था, तो बिल देखा, देख करके सिर्फ 60 का मतलब 60 रुपये नहीं, 60,000 रुपये। उस लड़के ने कहा 60,000 रुपये क्या बात करते? तो कॉरेस्पोंडेंट लिखती है कि 60,000 में भी पानी का क्लास लूँगी। 60,000 रुपये, ये 60,000 रुपये, धन्यवाद,
अंग्रेजी बोल रहा हूँ आशा जी मैं, क्योंकि हमारे समाज में मैं आपको जीवंत उदाहरण दूंगा इसका। वो कहते 60,000 रुपये कुछ मांगे नहीं करते उसके लिए, 60,000 रुपये क्यों? और वो स्थिति है उस देश की, आपके लिए भी शायद ना माने रखें, $1,000 हो गए आपके लिए, शायद कितने हो गए, लेकिन वहाँ 60,000 रुपये, 60 रुपये लोग अभी रोजी रोटी की तलाश में घूमते हैं, 60 रुपये रोज पर परेशान हैं। मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। तो एक कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो इस बारे में कहती है कि ये बदलता परिवेश में लेते हैं, ये बदल रहा है। इस बदलते परिवेश में कहाँ आपकी संस्कृति, कहाँ है? आज आप बहुत तरक्की कर ली, बहुत प्रगति कर ली, आपके पास आईपैड भी आ गया, आपका आईपोड भी आ गया, फ़ोन भी आ गया, स्मार्टफोन भी आ गया, ये ब्लैकबेरी बिक रही है, स्मार्टफोन चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट खरीद रहा है, आपाधापी मची हुई है पूरे देश में, पूरे संसार में। वो खरीद लो, ये खरीद लो, गूगल ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। लेकिन क्या आपको किसी को, इनमें से किसी को अपनी संस्कृति की, अपने पूर्वजों की, अपनी धरती माता की, क्या गाय माता की याद आती है? अभी 60 सालों में तरक्की बहुत की हमने, लॉन्गेविटी भी बढ़ गई, मेडिकल साइंस भी बढ़ गई, हमारी लोकतंत्र भी आ गया, लेकिन कहीं न कहीं टूटन भी है, खालीपन भी है। वो टूटन क्या है, किस बात का खालीपन है? उसको मैं सांस्कृतिक संकट कहता हूँ। संस्कृति बदल रही है, सांस्कृतिक संकट है, और सांस्कृतिक संकट के तरीके हैं। एक आपने वर्षा जी ने बात की, भाषा। ये भाषा वास्तव में, अब अंग्रेजी तो नहीं कहते इसको, हिंदी भी नहीं कहते, भारत में जो भाषा बोल रहे हैं नवयुवक उसे इंग्लिश कहते हैं। इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, न वो हिंदी है ना अंग्रेजी है, क्योंकि अंग्रेजी बोलने में संकोच होता है। हिंदी अंग्रेजी बोलने आती नहीं है, हिंदी बोलने में संकोच होता है, अंग्रेजी तो आती नहीं है, किसको आती है? और अंग्रेजी की बात ऐसे करूँ, लोगों की बात कह दूँ, मेरा अपना है, मैं भी काफ़ी देशों में घूमा हूँ, रहा हूँ, देखा है। जो अंग्रेजी आप कनाडा में बोल रहे हैं, अंग्रेज लोग इंग्लैंड में वो अंग्रेजी नहीं बोलते। इंग्लैंड के लोग पेरिस वालों को लाइक नहीं करते। मैं ट्रिनिडाद टोबैगो कैरिबियन में रहा हूँ, वहाँ अंग्रेजी वो अलग बोलते हैं, मुझे कहते हैं आप अंग्रेजी नहीं बोलते। फिर यहाँ एक, अभी मैं डॉक्टर के यहाँ गया एक दिखाने के लिए, वो डॉक्टर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं सीरियन हूँ, मैं सीरिया से हूँ। मैंने कहा सीरिया में तो वैसे हालत ख़राब हो रही है आपसे आके, खैर जो भी है वो अलग स्थिति थी। उसने कहा अच्छा मैंने कहा आई एम फ्रॉम इंडिया, बट यू स्पीक गुड इंग्लिश, बट यू स्पीक गुड इंग्लिश। मैंने कहा मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ, हिंदी भी बोल सकता हूँ, मैं उर्दू भी बोल सकता हूँ, मैं उर्दू भी पढ़ा हूँ। मैंने कहा आप उर्दू जानते हैं? नहीं मैं उर्दू नहीं जानता। मैंने कहा क्या जानते हैं आप? मैं सीरियन जानता हूँ। सीरियन तो मुझे नहीं पता क्या। खैर, आज का नवयुवक भारत में न हिंदी बोलता है न लिखना जानता है। आपने अमिताभ बच्चन की बात की, अमिताभ बच्चन जिस घर से आते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी के बेटे, एक बार, इस साल नहीं, करोड़ में एक बार कई साल पहले उन्होंने पूछा था, एक ऑप्शन दिया था 49, 69, 59, ये लिखो, इनको पढ़ के बताओ 69 क्या है? नहीं बोलना आता, किसी को 69 नहीं कहना आता, किसी को 79 नहीं कहना आता, नहीं आता। ये इस बात पर अमिताभ बच्चन ने को वास्तव में आप ठीक कह रहे हैं कि उसको देख कर के उसको फॉलो करो, उसको समझो, वो जिस भाव से आता है, जिस जगह से आता है। जो हरिवंश राय बच्चन जी, मैंने इत्तेफाक से ईश्वर की कृपा से हरिवंश राय बच्चन जी की बहुशाला सुनी थी जब मैं 8वीं 9वीं में पढ़ता था, जो हमारे कॉलेज में आए थे, और काफ़ी आते जाते से। खैर, यहीं पर मैं जिक्र करता हूँ विदेशियों का, जो विदेशी जिन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषा में महारत हासिल की है। पुराने ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्स मुलर और शोपेनहावर की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ। मेरी मित्रता हो गई उनसे। डॉक्टर रूपर्ट स्नेल है, इंग्लैंड में SOAS स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ के निदेशक डॉक्टर रूपर्ट स्नेल। मैं कैरिबियन कंट्री में ट्रिनिडाद टोबैगो में था, डिप्लोमेटिक जॉब थी मेरी, कल्चरल ऑफिसर था वहाँ। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन मैंने किया था, मेरा संयोजक था भारत सरकार की तरफ से। उसमें डॉक्टर रूपर्ट स्नेल को इनवाइट किया गया, वो आए, बैठे थे, हम दोनों से पत्नी के साथ थी। मैंने उनसे कहा हेलो रूपर्ट स्नेल, हाउ आर यू? आप हिंदी की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हिंदी का सम्मेलन कर रहे हैं और अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हिंदी में नहीं बोल सकते? बिल्कुल, ये बैठे सामने बात हुई, मैंने कहा आदत थी ना, मैंने कहा सॉरी, फिर अंग्रेजी में बोल रहे, अरे हिंदी में बोलो यार, कैसी बात कर रहे हो? जब उसने कहा हिंदी में बोलो यार, मुझे लगा इलाहाबाद दिल्ली के चांदनी चौक का कोई आदमी लगता है, कुर्ता पजामा पहने हुए। उसके बाद उससे घंटों बात हुई,
और सोचता रहा ये अंग्रेज आदमी इंग्लैंड में पैदा हुआ, अंग्रेजी वातावरण में पला बड़ा हुआ और हिंदी को इस तरह बोल रहा है। उसके लेख हिंदी के अखबार जनसत्ता में छपते हैं और मैंने उनका प्रत्युत्तर लिखा है, उसने वो भी छापा। वो ये कहता था अंग्रेजी गोरी मेम है, हिंदी आपकी माँ है, आप जो है गोरी मेम के पीछे घूम रहे हैं, और वो खुद अंग्रेज है, गोरा है। एक नाम, इसी तरह एक नाम था मेरे पास, मैं आपको और बता दूं, डॉक्टर कामिल बुल्के का। उनकी डिक्शनरी आपने पढ़ी होगी, सबसे अच्छी डिक्शनरी है, सबसे अच्छी डिक्शनरी, क्योंकि मुझे बहुत काम आई। प्राची यूनिवर्सिटी में हिंदी के हेड थे डॉक्टर कामिल बुल्के, बेल्जियम के रहने वाले थे, अब तो वे बेचारे दिवंगत हो गए। करीब करीब लगभग सन 68-69 की बात है जब मेरी उनसे भेंट हुई थी, जब वो जेवियर कॉलेज के हेड थे, हिंदी पढ़ाते थे। उन्होंने राम कथा के ऊपर पीएचडी और डिलीट की है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अंडर में रहकर पीएचडी करी है, डिलीट करी। ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर, मुझे उनसे मिलने का मौका मिला बाद में, उन्होंने राम कथा मुझे भेंट को मेरे पास है। आप समझिए ऐसा विदेशी व्यक्ति राम कथा के ऊपर, संस्कृत में वाल्मीकि रामायण के ऊपर उसने डिलीट करी। आपसे तो बहुत बहुत लाख दर्जे अच्छा है जो हिंदी में बात करना चाहता है। आपने नाम सुना होगा मार्क टली का। मार्क टली बीबीसी का कॉरेस्पॉन्डेंट है, दिल्ली में रहता है। वो कहता है परिप्रेक्ष्य शब्द को बोलता है जब मैं उसकी शक्ल देखता रहता हूँ। क्यों, क्या देख रहे हैं आपने? क्योंकि उसका उच्चारण वो अंग्रेज है। सभ्यता एंड संस्कृति, सभ्यता एवं संस्कृति बदले हुए परिप्रेक्ष्य में इस तरह बोलता है, लेकिन बोलता संस्कृत भाषा है। तो मैं उसके देखता हूँ कि हिंदी में बात करने का तरीका उसका है। तो ये भाषा की बात मैं कह रहा हूँ कि भाषा का क्या रोल है। मैं हिंदी की बात नहीं करता, मैं तो दूसरी भाषा की बात भी करता हूँ। गुजराती है आपकी, मराठी भाषा है आपकी, आपकी तमिल है। हर भाषा का हमारा साहित्य हमारे यहाँ रिच है। इतना कहना चाहिए कि इतना बहुत बढ़िया। जिस भाषा में आप चाहें अपनी भाषा को अपनाइए, अपनी भाषा में बात करिए, क्योंकि जिस दिन आप अपनी भाषा को छोड़ देते हैं उस दिन आप अपनी संस्कृति से टूट जाते हैं। मेरी ये मान्यता है, भाषा ही आपको संस्कृति के पास ले जाती है। ये तो बात सही है जो कही आपने कि 150 साल पहले बनी है। हमारे यहाँ अमीर खुसरो आए बाहर के लोग आए, उन्होंने इसको रिच किया। अमीर खुसरो ने क्या क्या नहीं लिखा, आपके लोकगीत लिखे, सावन आया रे आज चीज़ों कैसे झूलेंगे, ऐसे ऐसे गीत लिखे उस आदमी ने, और संस्कृत के भाषा में लिखे, हिंदी में लिखे। ये एक भाषा का आयाम है। मैंने जो वीपी सिंह की परिभाषा से लिया था शब्द भाषा, दूसरा शब्द लेता हूँ, दूसरा आयाम है, दूसरा अंग है मीडिया का। मीडिया, ये मीडिया क्या है? पत्रकारिता से शुरू हुआ। पहले पत्रकार ही होते थे, पत्र लिखते थे। आपके जो पुरोधा थे पहले हमारे यहाँ हिंदी में, पराड़कर जी थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे, और भी बहुत से लोग जो हैं, बाल गंगाधर तिलक थे। सब ने उस ज़माने में हिंदी पत्रकारिता का एक मिशन था काम किया। आज वो पत्रकारिता होते 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 आपके पास सोशल मीडिया, न्यू मीडिया आ गए। ये एक मीडिया का काम है समाज में परिवर्तन लाना, संस्कृति को बदलना या ना बदलना, सभ्यता को बदलना ना बदलना, ये मीडिया के ऊपर भी बहुत निर्भर है। मीडिया क्या काम कर रहा है? अभी आपने एक वो नई पिक्चर आई है सत्याग्रह, इत्तेफाक से मैंने देख ली। उसमें देखा आपने किसी ने कि मीडिया ने कैसा काम किया है, मीडिया का रोल, ये फेसबुक ट्विटर वगैरह कैसे काम करते हैं, एक सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ये जो मीडिया का काम है, ये इसके भारत के निर्माण में मीडिया ने बहुत बड़ी रोल की। मीडिया शब्द इसलिए मैंने अडॉप्ट किया है क्योंकि इसमें सब कुछ है। वरना मैं पत्रकारिता लेता था, पत्रकारिता से लेकर के आज जो कुछ आ गया वो सब मीडिया के रूप में। उस मीडिया में सब कुछ है, दुनिया को बहुत छोटा कर दिया। आज आप टिक टिक कर सकते, बैठे बैठे कहीं बात कर लें। और प्रिंट मीडिया से शुरू है। पहले ज़माने में हमारे यहाँ पराड़कर जी, चिंतामणि जी अखबार लिखते थे, हाथ से लिखते थे, शाम को इलाहाबाद के चौक पर बेचा करते थे। वो तो एक उनका मिशन था उस ज़माने में। आज तो सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। तो वैसे एक बात और कह दूँ, मैं दुधारी तलवार कहता हूँ मीडिया को। आप हिंदी की कौन सी चैनल देख रहे हैं? आज तक देख रहे हैं या कोई देख रहे हैं? एक गीत को लेकर के चले जाते हैं। एक आसाराम मिल गया तो आसाराम ही हो गया है, कुछ और मिलता ही नहीं है। अरे भाई आसाराम की खबर दे दी आपने, कहीं और चलो, नहीं मिलता। मोदी मिल गया तो मोदी का ही सही। अरे भाई कुछ तो आगे बढ़ो। तो ये दुधारी तलवार है। हिटलर के ज़माने में गोबल्स का जो काम था वो ये काम भी करता है मीडिया। तो ये वो भी यही काम करता है गोबल्स में।
तो इसलिए इस दुधारी तलवार से बच करके, देख करके, संभल करके काम लेना चाहिए। इसी से जुड़ी एक बात और आती है, आजकल आपके पास, सबके पास ईमेल है, हम खूब ईमेल लिखते पढ़ते हैं, ईमेल लिखी फौरन पहुंच गई। ईमेल ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सुविधा दी है, लेकिन भाषा बिगाड़ दी। अंग्रेजी नहीं, हिंदी नहीं, अंग्रेजी भी बिगाड़ दी। अंग्रेजी के शब्द, उनकी सबकी स्पेलिंग बदल गई है। आप जब ईमेल लिखते हैं, ये लिखा है एज फार एज पॉसिबल, ASPPA से क्या लिखते हैं? बम्बई उसके ऊपर से लेके उपनिषद तक बात बदलते परिप्रेक्ष्य की सीधी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कही। बात अंत में उन्होंने भी वही कही कि जो संस्कृति सार्वभौमिक कल्याण की बात नहीं करती वो मिट जाती है। तो अब मैं आमंत्रित करूँगा पूनम कासरीवाल जी को, अपना पत्र पढ़ें। अब इनके बाद 3 वक्ता हैं, विजय विक्रांत जी, शैलजा जी और डॉक्टर भारतेंद्र जी। विद्या जी कहाँ है? चलिए भारतेंद्र जी। कोशिश करूंगी आप सभी के सामने बोलने की, और अपनी त्रुटियों के लिए मैं अभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। सभा में उपस्थित सभी पत्रजनों को मेरा नमस्कार। संस्कृति और सभ्यता की बात बहुत हो चुकी, परिभाषाएं भी बहुत सुन चुके हैं कि अब कुछ और बोलने को बाकी नहीं रहा। जिस तरह आशा दी ने भाषा को लिया, मैंने लिया रिश्तों के बदलते परिप्रेक्ष्य। यह सही है कि परिवर्तन के अलावा कुछ भी स्थायी नहीं, पर परिवर्तन का मतलब सिर्फ नई चीज़ों का आना नहीं, यह भी संभव है कि पुरानी चीज़ें फिर से स्थापित हों। हम जिन मूल्यों को पुराना समझ बैठते हैं वही बार बार आते हैं, चाहे वो पोशाक हो, खान पीन हो, यही प्रवृत्ति देखने को मिलती है। सच्चाई है कि सभ्यता की यात्रा कुछ गोलाकार होती है। हम एक सीधी रेखा में न चलकर दरअसल एक विशाल चक्र के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। इसलिए जो आज नया है दरअसल पहले कभी न कभी स्थापित हो चुका होता है। रिश्ता शब्द सिर्फ 2.5 अक्षर से बना है, पर समेटे है अपने आप में पूरी कायनात, जैसे प्रेम। कबीरदास जी ने कहा भी, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यही बात रिश्ते के लिए भी सार्थक है। इस दुनिया में कदम रखने से पहले जो रिश्ता बनता है वह है माँ और बच्चे का, जो गर्भ में ही भावनात्मक रूप से एक अटूट बंधन में बंध जाता है, और शिशु की आंख खोलते ही अन्य महत्वपूर्ण रिश्ते खुद ब खुद जुड़ते चले जाते हैं। पिता, भाई, बहन, दादा, दादी, नाना, नानी आदि। और जैसे जैसे बालक जीवन पथ पर आगे बढ़ता है, उसकी राह में रिश्ते रूपी अनेक फूल खिलते हैं, दोस्त, पति पत्नी, बेटा बेटी, प्रेमिका प्रेमी आदि। और ये सभी रिश्ते जिंदगी जीने का सबब बन जाते हैं। इन सभी रिश्तों की नौका बना मनुष्य जीवन रूपी नदी पार करने लगता है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिश्तों की यह नौका डगमगाने लगती है, और शांत सहज गति से बहने वाला जीवन हिचकोले लेने लगता है। जीवन की आधा पादी में हम एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ने की कुछ ऐसी होड़ में लगे हैं कि किसी की सुध लेने के लिए रुक ही नहीं रहे। पहले की तुलना में आज के परिवेश में हमारे परंपरागत मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है। नैतिकता के मापदंड बदल रहे हैं। जीवन शैली में पूरी तरह से एक परिवर्तन हो रहा है। इसके लिए चाहे हम टीवी को दोष दें, सिनेमा को, इंटरनेट को, पता नहीं। हाँ, ये सही है कि संयुक्त परिवार का विघटन, बुजुर्गों के प्रति उपेक्षित व्यवहार और एकल परिवार की त्रासदियाँ बढ़ी हैं। विवाह के प्रति नज़रिया बदल रहा है। लिव इन रिलेशनशिप, हुकअप संस्कृति और यौन संबंधों के प्रति उदारता में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, परंतु एक झटके में कुछ नहीं बदलता। जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदला है, उतनी तेज़ी से मानसिकता नहीं बदली। सिमटते संसार ने पूरी दुनिया को आज एक दूसरे के घर पहुंचा दिया है। पश्चिमी और पूर्वी सभ्यता एक दूसरे की नकल कर रही है, जिससे पैदा हो रहा है तनाव, संघर्ष, टूटन और बिखराव। हम लाख अपनी संस्कृति की दुहाई दें, पर जो चलन पाश्चात्य में है वह भी गलत नहीं। भले ही किशोर होते ही बच्चे परिवार से अलग रहें या वृद्ध अकेले रहें, तलाक की दर बढ़े, उनके रिश्ते एक दूसरे को सांस लेने की इजाज़त देते हैं। जो कमी पूर्वी सभ्यता में देखी जाती है, या मैं ये कहूँ कि यही कमी
हमें आज भी जोड़ कर रखे हुए हैं। बदलते वक्त की त्रासदी यही है कि हम आधुनिक जीवन शैली तो अपना रहे हैं पर अपनी रूढ़िवादिता नहीं छोड़ पा रहे, और यही वजह बन रही है रिश्तों का तरक्की। मानव आधुनिक और पुरातन दो नावों में सवार होकर मुंह की खा रहा है। ना तो आधुनिक सोच अपना पा रहा है, न पुरातन विचार को उतार पा रहा है। उसकी खींच रोष रिश्तों पर निकल रहा है। बदलाव को अगर हम सकारात्मक ढंग से स्वीकार करें तो रिश्तों की परिभाषा बदल जाएगी। माना कि आपसी भरोसा कुछ कम हुआ है, कंट्रोल करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, शादी जैसी संस्था आज की तेज रफ्तार जिंदगी से मेल नहीं खा रही और लोग सुविधाजनक रिश्तों की ओर बढ़ रहे हैं। नैतिकता के आधार पर इसकी आलोचना की जा सकती है, क्योंकि बदलाव के क्रम में कई चीज़ें बदलती हैं, टूटती हैं और बनती हैं, और ये हम आज एक संक्रमण काल में हैं और यही इस काल की त्रासदी है। आज हम जिस समाज व्यवस्था में खड़े हैं वहाँ हर कोई अपनी पहचान के लिए हैरान और परेशान है। ऐसे में वो पंक्ति याद आती है, सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। जिंदगी पल पल रंग बदलती है और पल पल बदलते हैं रिश्ते। पहले कभी जो रिश्ते सर्वप्रिय हुआ करते थे, जैसे कि चचेरे भाई बहन, कजन्स, वो उन सब का रूप बदल गया और हर रिश्ते की जगह दोस्ती की नज़र से देखी जाने लगी है। हल और माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, ये सभी अब पहले दोस्त हैं और बाद में अपने मुख्य रिश्ते को निभाते हैं, और यही हर रिश्ते की मांग बन गई है। पर हर रिश्ते की अपनी एक मांग होती है, कहीं बड़प्पन निभाना होता है, कहीं छोटा बनना पड़ता है। अगर हम रिश्तों के अनुकूल व्यवहार और जैसा व्यवहार करते हैं वही हमें समाज में स्वीकार्य और अस्वीकार्य बनाता है। जो भी हो, हर रिश्ते में स्नेह, समर्पण और आदर, तीन तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। आजकल आए दिन हम मीडिया में, जो हम कहें टीवी, समाचार पत्र, इंटरनेट, जैसा कि गोयल साहब ने कहा, मीडिया, इसमें सुनने और पढ़ने को मिलता है कि किशोर पुत्र या पुत्री ने अपनी माँ की हत्या कर दी क्योंकि बहुत टोकती थी, माँ ने प्रेमी के साथ मिलकर बच्चों की हत्या कर दी, या पिता ने अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, या दोस्त ने जलन में आकर अपने दोस्त को नदी में डुबो दिया, तो लगता है घोर कलयुग। मानो इस युग से बुरा कोई युग ही नहीं है। खून के रिश्तों का कोई महत्व ही नहीं रह गया। स्त्री शोषण बीच बाजार में आ पहुंचा है, आश्रम रासलीला का स्थान बन गए हैं। लेकिन अगर हम पौराणिक या लोक कथाओं को पलटें, मानवीय रिश्ते सदा से ही उलझन भर रहे हैं। जड़ जोरू जमीन के नाम पर मारकाट सदियों से होती रही है। ऋषि मुनियों द्वारा संतान की उत्पत्ति, दूसरों की औरत पर चादर डाल लेना, पसंद आने पर जबरदस्ती उठा लेना, यह सब तो अनंत काल से होता आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, तब खबरें तुरंत प्रसारित नहीं होती थी। जय हो मीडिया की। तो और एक विशेष वर्ग तक सीमित रहती थी, या मान मर्यादा की दुहाई देकर चुप्पी साध ली जाती थी, या दबा दी जाती थी, या फिर देवता का प्रसाद मानकर भोग लगा लिया जाता था। आज संचार क्रांति के इस दौर में हर घटना का नाट्य रूपांतरण कर उसे प्रसारित किया जाता है, जैसे कि आज तक में बार बार कोई घटना, चाहे वो आसाराम हो चाहे मोदी हो। इसलिए युग चाहे कोई सा भी हो, सतयुग, द्वापर, त्रेता, रिश्तों में टूटन, तनाव, बिखराव हमेशा ही सही रहा है। हाँ, यह चिंता का विषय है कि एक झटके में सब कुछ छोड़ मूव ऑन और हम की जगह मैं ने ले ली है। इसके पीछे कौन से सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण हैं, अब इतनी विवेचना और विश्लेषण तो नहीं करूंगी मैं, परंतु बदलते परिवेश के साथ रिश्तों की परिभाषा ज़रूर बदली है, और रिश्तों की जो अहमियत है वह आज भी पहले जितनी ही है। हर स्थिति में हर रिश्ते को सदा बाहर रखने का एक ही मूल मंत्र है, अपने अहम का त्याग कर हर रिश्ते को समुचित आदर देना। हम सभी आपस में रिश्तों की मधुर डोर से बंधे हैं। ये रिश्ते आपस में उलझे ना, टूटे ना, इसके लिए ज़रूरी है संयम, सहनशीलता, स्नेह, समर्पण से इस डोर को सींचते रहें। ये संवेदनाएं ही रिश्तों की जड़ों को सींचकर उन्हें सबल, समर्थ और संवेदनशील बनाती है। विचारों के आदान प्रदान में मतभेद होना तो संभव है, पर यदि सम्मान की भावना निहित हो तो रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। इसी आदर की कमी के कारण बुजुर्ग अपना अधिकार खोते जा रहे हैं। बात बात में टोका टाकी, अपने ज़माने की दुहाई, परंपरागत लीक पर चलने की नसीहत युवा पीढ़ी को उनके खिलाफ कर देती है। युवा पीढ़ी भी भौतिक सुख और आर्थिक तनाव के कारण चिड़चिड़ी और बुजुर्गों से दूर होती जा रही है।
और इसके लगातार बढ़ते हुए ओल्ड एज होम इसकी गवाही है। तो पत्र पढ़ें और फिर हम। आदरणीय श्रोताओं को मेरा नमस्कार। संस्कृति और सभ्यता बदलते हुए परिप्रेक्ष्य, मैं इन शब्दों का न विवेचन करूंगा न विश्लेषण। यहाँ सभा में बैठे वरिष्ठ कलमकारों ने ये मेरा काम आसान कर दिया है। मैं सीधा विषय पे आकर इसे एक नए आयाम में आपके सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहा हूँ। हमारी संस्कृति में मोक्ष का बहुत बड़ा महत्व है और मोक्ष पाने के बहुत सारे तरीके हमारे वेद पुराणों में बताए गए हैं, गौर तपस्या, मंत्रोच्चारण इत्यादि। पर आज के बदलते परिप्रेक्ष्य में शायद ही किसी को मोक्ष का ध्यान हो या ईश्वर दर्शन के। पहले ईश्वर आकाशवाणी करके आपसे बात करते थे या आपके सामने आकर आपको मार्गदर्शन करते थे। आजकल के हाईटेक युग में ईश्वर हाईटेक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आपके सामने एक आलेख प्रस्तुत कर रहा हूं जहां स्वयं परमपिता परमेश्वर अपने भक्त से यानी मुझसे चैट लाइन पे हैं और अपने भक्त से वो चैट कर रहे हैं। जी, भगवान खुद चैट पे हैं। भगवान, वत्स, तुमने मुझे बुलाया? मैं बुलाया तुम्हें? कौन हो तुम? मैं भगवान हूं। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, इसलिए मैंने सोचा तुमसे चैट कर लूं। हाँ, मैं नित्य प्रार्थना करता हूं, मुझे अच्छा लगता है। बचपन में माँ के साथ मिलकर हम सब नित्य प्रार्थना करते थे और बचपन की आदत वयस्क होने तक साथ रही। साथ में माँ और बहनों के साथ बिताए गए बचपन की दिनों की याद ताज़ा हो जाती है। वैसे प्रभु, इस समय मैं बहुत व्यस्त हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ जो बहुत ही पेचीदा है। भगवान, तुम किस कार्य में व्यस्त हो? नन्ही चींटियां भी हरदम व्यस्त रहती हैं। समझ में नहीं आता प्रभु, पर कभी काम खत्म ही नहीं होता, खाली समय मिलता ही नहीं। जीवन बहुत दुष्कर और भागदौड़ वाला हो गया है, हर समय जल्दी मची रहती है। भगवान, सक्रियता तुम्हें व्यस्त रखती है पर उत्पादकता से परिणाम मिलता है। सक्रियता समय लेती है पर उत्पादकता इसी समय को स्वतंत्र करती है। मैं समझ रहा हूं प्रभु, पर मैं अभी भी भ्रमित हूं। वैसे मैं आपको चैट पर देखकर विस्मित हूं और आप मुझे संबोधित हैं। वत्स, मैं तुम्हारे समय के साथ साथ का संताप मिटाना चाहता था, तुम्हें सही मार्गदर्शन देकर इस अंतर्जाल के युग में तुम तक तुम्हारे प्रिय माध्यम से पहुंचा हूं। प्रभु कृपया बताएं, जीवन इतना विकट, इतना जटिल क्यों है? जीवन का विश्लेषण बंद करो, बस जीवन जियो। जीवन का विश्लेषण ही इसे जटिल बना देता है। मैं क्यों हर पल चिंता में डूबा रहता हूं? तुम्हारा आज वो कल है जिसकी चिंता तुम्हें परसों की थी। तुम इसलिए चिंतित हो क्योंकि तुम विश्लेषण में लगे हो। चिंता करना तुम्हारी आदत हो गई है, इसलिए तुम कभी भी सच्चे आनंद की अनुभूति नहीं करते। पर हम चिंता करना कैसे छोड़ें जब सब तरफ इतनी अनिश्चितता फैली हुई है? अनिश्चितता तो अटल है, अवश्यंभावी है, पर चिंता करना ऐच्छिक है, वैकल्पिक है। किंतु इस अनिश्चितता के कारण कितना दुख है, कितनी वेदना है प्रभु। वेदना और दुख तो अटल है, परंतु पीड़ित होना वैकल्पिक है। अगर पीड़ित होना वैकल्पिक है तो फिर भी लोग क्यों पीड़ित हैं? हमेशा हर कहीं सिर्फ पीड़ा ही दिखती है। सुख तो जैसे इस संसार से उठ गया है। हीरा बिना तराशे कभी अपनी आभा नहीं बिखेर सकता। सोना आग में जलकर ही कुंदन हो जाता है। अच्छे लोग परीक्षा देते हैं पर पीड़ित नहीं होते। परीक्षाओं से गुजरकर उनका जीवन अधिक अच्छा होता है, न कि कटु। मैं आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसा अनुभव उत्तम है? हर तरह से अनुभव एक कठोर गुरु के जैसा होता है। हर अनुभव पहले परीक्षा लेता है, फिर सीख देता है। फिर भी प्रभु, क्या ये अनिवार्य है कि हमें ऐसी परीक्षाएं देनी ही पड़े? क्या हम चिंता मुक्त नहीं रह सकते? जीवन की कठिनाइयां उद्देश्यपूर्ण होती हैं। हर विकटता हमें नए पाठ पढ़ाकर हमारी मानसिक शक्ति को और सुदृढ़ बनाती हैं। इच्छा शक्ति बाधाओं और सहनशीलता से और अधिक विकसित होती है, और न कि जब जीवन में कोई व्याधा या कठिनाई न हो। स्पष्ट रूप से कहूं तो इतनी सारी विपदाओं के बीच समझ नहीं आता कि हम किस ओर जा रहे हैं। अगर तुम सिर्फ बाहरी तौर पर देखोगे तो तुम्हें ये कभी भी ज्ञान नहीं होगा कि तुम किस ओर अग्रसर हो। अपने अंदर झांक कर देखो, फिर बाहर से अपनी इच्छाओं को फिर तुम्हें ज्ञात होगा और तुम जाग जाओगे। आंखें सिर्फ देखती हैं, हृदय अंतर्दृष्टि और परिज्ञान दिखाता है। प्रभु, कभी कभी तीव्र गति से सफल न होना दुखदायी लगता है, सही दिशा में न जाने से अधिक। प्रभु बताइए क्या करूं? सफलता का मापदंड दूसरे लोग निश्चित करते हैं और इसके अलावा सफलता की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए भिन्न होती है, परंतु संतोष का मापदंड तुम्हें खुद तय करना है।
इसकी परिभाषा भी तुम्ही ने करनी है। सुमार्ग आगे है, ये जानना ज्यादा संतोषजनक है या बिना जाने आगे बढ़ना, ये तुम्हें तय करना है। प्रभु कठिन समय में, व्याकुलताओं में कैसे अपने को प्रेरित रखें? हमेशा इस बात पर दृष्टि रखो कि तुम जीवन मार्ग पर कितनी दूर तक आए हो, न कि अभी कितनी और दूर जाना है। हर पल इसी से संतोष करो कि जो तुम्हारे पास है, न कि इस बात का संताप करो कि क्या नहीं है। प्रभु आपको मनुष्य की कौन सी बात विस्मित करती है? जब मनुष्य पीड़ा में होता है वो हमेशा आक्रोश में रहता है और कहता है कि मैं ही क्यों। परंतु जब यही मनुष्य संपन्न होता है, सांसारिक सुखों की भरमार होती है, सफलता उसके चरण चूमती है, वो कभी ये नहीं कहता कि मैं ही क्यों। हर मनुष्य चाहता है कि सत्य उसके साथ हो, पर ऐसे कितने लोग हैं जो सत्य के साथ हों? कई बार मैं अपने आप से ये प्रश्न करता हूं कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों हूं? मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिलता। भगवान, ये मत देखो कि तुम कौन हो, पर इस बात का चिंतन करो कि तुम क्या बनना चाहते हो। ये जानना त्याग दो कि तुम्हारे यहाँ होने का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को जन्म दो। जीवन किसी आविष्कार का क्रम नहीं, परंतु एक रचना का क्रम है। प्रभु बताएं, जीवन में मुझे सही अर्थ कैसे मिल सकता है? अपने भूत को बिना किसी संताप के याद रखो और वर्तमान को दृढ़ निश्चय करके ही संभालो और भविष्य का बिना किसी भय से स्वागत करो। प्रभु, एक अंतिम प्रश्न। कभी ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थनाएं मिथ्या जाती हैं, जिनका कोई उत्तर नहीं मिलता। कोई भी प्रार्थना उत्तरहीन नहीं होती, पर हाँ, कई बार उत्तर ही नहीं होता है। प्रभु, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं इस वार्ता के लिए। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि आपने एक नई प्रेरणा का संचार मेरे अंदर किया है। भगवान, भय त्याग कर निष्ठा का समावेश करो, अपने संदेहों पर अविश्वास करो और अपने विश्वास पर संदेह करो। जीवन एक पहेली के हल करने जैसा है, न कि समस्या का समाधान करने जैसा। मुझ पर विश्वास करो। जीवन एक मुस्कान है जो मुस्कुराकर ही जी जा सकती है। आईटी के बदलते परिप्रेक्ष्य, आईटी का व्यक्ति आईफोन से पढ़ के कविता अब मैं विक्रांत जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना पत्र पढ़ें। के बारे में बहुत कुछ कहा है। मैं सिर्फ ऐसा अंग्रेजी में इंसिडेंट बताता हूँ। 1960 में मैं चंडीगढ़ में विद्यार्थी था और बस की इंतज़ार कर रहा था अम्बाला जाने के लिए। तो एक नेताजी उतरे वहाँ से और रक्शे वाले से कहते हैं, सचिवालय चलोगे, सचिवालय चलोगे। अब रक्शे वाला बेचारा परेशान, वो कहता है ये क्या कह रहे हो आप, ये कहाँ जाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो झक मार के कहने लगे, सेक्रेटेरिएट चलोगे। अरे साहब बैठो, क्या घंटे भर से क्या अंग्रेजी में बोल रहे हैं, सचिवालय सचिवालय। इस बात में कोई संदेह नहीं कि हमारे सारे जीवन का निचोड़ संस्कृति और सभ्यता नामक दो शब्दों से जुड़ा हुआ है। एक दूसरे के प्रति हमारा कैसा व्यवहार है, हम कितने सज्जन या दुर्जन हैं, हम कैसे रहते हैं, हम एक दूसरे के दुख सुख में कहाँ तक भागीदार हैं, इत्यादि इत्यादि। हमारी इन सब गतिविधियों को देखकर हमारे संस्कार कैसे हैं और हम कितने सभ्य हैं, इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है। अब थोड़ा सा ये देख लें कि जो मैंने देखा है कि सभ्यता किसे कहते हैं और संस्कृति किसे कहते हैं। हर समाज में संस्कृति और संस्कारों का चोली दामन का साथ है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये सुलक्षण कुलक्षण धरोहर के रूप में परिवार के बड़े बुजुर्गों से, स्कूल कॉलेजों में शिक्षकों से, जिस समाज में रहते हैं उनके नेताओं से तथा दोस्त मित्रों की संगत कुसंगत से मिलते आए हैं। शुभचिंतक तो सदा यही चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार मिले ताकि वो एक सदाचार नागरिक हो। दैनिक रहन सहन में सोहबत का असर तो होता ही है, परंतु राष्ट्र के चरित्र के निर्माण के लिए राजनीतिक नेतृत्व और संचार माध्यम का बहुत बड़ा हाथ है। इस मामले में हमारे नेता बहुत पीछे हैं, क्योंकि वोटों के लिए यही नेता बाकी और सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। जनता की सेवा के नाम पर वो जनता को गुमराह करते हैं और अपना मतलब पूरा करने के लिए इस माध्यम का खुलकर दुरुपयोग करते हैं।
जनसंचार माध्यम यानी मीडिया में रेडियो का असर तो सीमित है, लेकिन किसी भी समाज में सबसे ज्यादा प्रभाव सिनेमा और टीवी का होता है। आधुनिकता के नाम पर आजकल जो फिल्में बन रही हैं उनमें अश्लीलता का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, और वो भाषा जिसको एक समय में सबके सामने बोलने में भी शर्म आती थी, खुलेआम बोली जा रही है। पारिवारिक फिल्मों का तो आजकल बना बहुत कम हो गया है। ऐसे वातावरण में सारा परिवार इकट्ठे बैठकर मूवी भी तो नहीं देख सकता। आजकल नित्य टीवी पर जो सीरियल दिखाए जा रहे हैं उन्हें देखकर नवयुवक और नवयुवतियां क्या संस्कार लेंगी, बताने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जब वीडियो पर हिंसात्मक वायलेंट गेम खेलेंगे तो बड़ी होकर उनकी दिमागी सोच भी कैसी बन जाएगी, और उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। किसी भी समाज की सभ्यता इस बात पर निर्भर है कि उसमें रहने वाले अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा पर कितना गर्व करते हैं और उसका दैनिक जीवन में कितना प्रयोग करते हैं। उनका रहन सहन कैसा है, घर घराना कैसा है, पहरावा कैसा है, खान पान कैसा है, संयुक्त परिवार है या एकल परिवार है, इत्यादि इत्यादि। संस्कृति और सभ्यता की परिभाषा जो दी गई है ना तो वह सीमित है और ना ही चिरस्थायी। समय के साथ साथ इन परिभाषाओं में अनगिनत बदलाव आए हैं, आ रहे हैं और आते रहेंगे। बदलाव का विषय बहुत विशाल है। इस गोष्ठी में हर किसी प्रसंग पर तो आज बोलना संभव नहीं है, इससे मैंने केवल संयुक्त परिवार का विषय चुना है। इस संदर्भ में 26 नवंबर 2010 और 27 अप्रैल 2012 को छपे श्री हरीश भट्ट और श्री सत्यशील अग्रवाल के लेख आज जरूरी है संयुक्त परिवार की खुशबू और संयुक्त परिवार का महत्व मेरी इस रचना का आधार है। हर मानवीय प्राणी का ये मूल स्वभाव है कि उसकी सारी आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। इस आधार को लेकर पारिवारिक धारणा का विकास हुआ। धीरे धीरे परिवार के लोग बढ़ते गए, नई पीढ़ी ने जन्म लिया और समय के साथ साथ लोग बूढ़े भी होने लगे। वो परिवार जो केवल 2 लोगों से शुरू हुआ था, उसमें अब हर उम्र की कई पीढ़ियां हो गई। परिवार के सारे लोग एक ही छत के नीचे रहते थे और घर के सबसे बड़े बुजुर्ग का कहना प्रधान था। इस प्रकार संयुक्त परिवार का जन्म हुआ। आदर्श एक सब के लिए और सब एक के लिए, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन के संस्कारों ने सबको एक ऐसे धागों में पिरोया हुआ था जिसमें आपसी भेदभाव, खुदगर्जी या छोटे बड़े मतभेद का कभी नाम ही नहीं होता था। सब अपने अपने कामों में ही नहीं परंतु परिवार से संबंधित अपने तमाम जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाते थे। बच्चों को बुजुर्गों से अच्छे संस्कार मिलते थे और सामूहिक परिवार होने के कारण परिवार के किसी भी सदस्य को हर कठिनाई में पूरी सहायता मिलती थी। माता पिता के व्यस्त होने के कारण हर बच्चे का ध्यान रखने वाले बुजुर्ग सदा होते थे। किसी भी बच्चे में उपेक्षित होने की भावना कभी नहीं आती थी। यही नहीं, बढ़ती उम्र के साथ साथ ढलते स्वस्थ वालों का भी पूरा ध्यान रखा जाता था और वही बुजुर्ग जिन्होंने बच्चों का बचपन में पालन पोषण किया है, और वही बच्चे बड़े होकर उनका ध्यान रखते थे। केवल भारत ही नहीं, विदेश में भी संयुक्त परिवार को मान्यता दी गई है। 6 दशक में टीवी पर, ये 60s की बात है जब हम लोग आए थे यहाँ पर, उस वक्त एक प्रोग्राम आता था वॉल्टन्स, याद है आपको? वॉल्टन्स प्रसारित किया जाता था जिसमें 4 पीढ़ियां इकट्ठी रहती थी। केवल टीवी ही नहीं, यहाँ पर रहे हुए किसानों के फार्मों पर जाकर भी यही देखने को मिला कि संयुक्त परिवार कितने प्रेम से और जिम्मेवारी से रहते हैं। मैं उन दिनों नोवा स्कोशिया में था, एक जगह है एंटी गणेश, वहाँ एक फार्म पर गए कुछ लेने के लिए। जब पैसे दिए तो कहता है माई डैड विल टेक केयर ऑफ द मनी, और जिसने कहा था माई डैड विल टेक केयर ऑफ द मनी वो खुद भी 70-75 साल से कम नहीं था। जब पैसे देने के लिए गया तो एक आया वो होगा 90-95 साल का। तो मैं कहता कितना, मैं कहता $3 उसको पैसे दिए मैंने, और उसे जेब से फलंदा निकाल के उसने गिनने शुरू कर दिए। यानी 90-95 साल का था वो, और 4 या 5 पीढ़ियाँ अभी भी फार्म के ऊपर वो रहती थी। इन सब के होते हुए भी आजकल संयुक्त परिवार बिखरता जा रहा है। पहला मूल कारण है अच्छे रोजगार की आकांक्षा
अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद जाहिर है कि नौकरी ज़रूरी नहीं कि उसी शहर में मिलेगी जहाँ पर सारा परिवार रहता है। छोटा शहर छोड़ बड़े शहर में जाना पड़ता है। कई बार तो जीविका और नए आर्थिक स्रोतों की तलाश में देश छोड़ विदेश भी जाकर रहना पड़ता है। बदलते हुए इन वातावरण में कुछ लोग अधिक महत्वाकांक्षी के साथ साथ भौतिकवादी भी हो जाते हैं। आधुनिक सुविधाएं पाने की लालसा में पारिवारिक सहन शक्ति कम होती जाती है और स्वार्थ बढ़ती जाती है। एकल परिवार में रहते हुए जिम्मेवारियों का बोझ और बेपनाह तनाव तो सहन करना पड़ता है, परंतु इससे जो आत्मविश्वास और संपन्नता मिलती है उससे आगे बढ़ने के लिए जोश और हिम्मत भी आती है। इस अंधी दौड़ के कारण कई बार तो दोनों पति पत्नी को काम भी करना पड़ता है। आजकल तलाक भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी हालात में बच्चों की देखभाल का बोझ अधिकतर माँ पर आ जाता है। घर के गुजारे के लिए माँ को नौकरी पर भी जाना होता है। जहाँ संयुक्त वातावरण में माता पिता के साथ बच्चों को अन्य परिजनों का प्यार मिलता था, वहाँ एकल स्थिति में वो अपने माँ बाप के प्यार से वंचित हो जाते हैं। एकल परिवार के ऐसे दोनों वातावरणों में बच्चों को समय बिताने के लिए टीवी, कंप्यूटर, डे केयर या फिर बेबी सिटर का आसरा मिलता है। जब तक आंखें खुलती हैं और क्या खोया क्या पाया का एहसास होता है, बहुत देर हो चुकी है। चाहे संयुक्त परिवार हो या एकल परिवार, समय के साथ साथ लोगों के रहन सहन और दैनिक जीवन में बहुत बदलाव आ गए हैं। इन सब के लिए तकनीकी नवकरण का बहुत बड़ा योगदान है। दिन प्रतिदिन नई से नई वस्तुओं का आविष्करण हो रहा है। कंप्यूटर और अंतरजाल ने तो धूम मचा दी है। आपसी दूरियां कम होती जा रही हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान क्षणिक हो गया है। सारी दुनिया सिमटकर एक ग्लोबल विलेज बन गई है। इतना आगे बढ़ने के बाद क्या संयुक्त परिवार की धारणा वापस आएगी? हालात को देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद ये संभव नहीं। किन कारणों ने हमें इस विषय पर सोचने को बाध्य किया? चिंतन और लेखन का आधार समाज, इतिहास, धर्म और प्रकृति है और इन सब के केंद्र में है मनुष्य। हम बहुधा सुनते हैं कि अब वो ज़माना नहीं रहा, अब वो आदमी नहीं रहे और एक कुछ वास निकलता है, कुछ निश्वास आता है।